पहलवान साक्षी मलिक की ब्रजभूषण को चुनौती, नार्को टेस्ट करवाकर खुद को करे साबित। जयपुर ब्लास्ट तुष्टीकरण पर घेराव, पीएम मोदी ने बताई 2023 की बीजेपी की रणनीति। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, पूर्ण बहुमत से आएगी कांग्रेस। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत देखकर ही वोट करे जनता, डीके शिव कुमार ने मतदाताओं से की अपील। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का क्या होगा, कल आएगा सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नाथद्वार में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्रीनाथ जी और मेवाड़ की इस वीर धरा पर मुझे एक बार फिर आने का अवसर मिला है। यहाँ आने से पहले मुझे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैंने श्रीनाथ जी से आजादी के इस अमृतकाल में विकसित भारत की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं कि उन्हें देश में कुछ भी अच्छा होता दिखाई नहीं देता। उन्हें केवल विवाद पैदा करना पसंद है। आपने कुछ लोगों को कि आटा आता है पहले या दाता कहते हुए तो सुना होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि तेज गति से विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नकारात्मकता से भरे हुए लोगों में ना दूरदृष्टि होती है और ना ही वे राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर देख पाते हैं। दूरदृष्टि के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाने का नुकसान राजस्थान ने भी खूब उठाया है। इस मरुभूमि में कनेक्टिविटी के अभाव में आना जाना कितना मुश्किल होता था, ये आप भली भांति जानते हैं। इस कारण यहाँ खेती, किसानी, व्यापार, कारोबार सब कुछ मुश्किल था। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार सेवा भाव को भक्ति भाव मानकर दिन रात काम कर रही है। जनता जनार्दन के जीवन को आसान बनाना हमारी सरकार के सुशासन की प्राथमिकता है। हर नागरिक के जीवन में सुख, सुविधा और सुरक्षा का कैसे विस्तार हो, इसके लिए निरंतर काम करते रहना चाहिए। पीएम ने आगे कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिए राणा प्रताप के शौर्य, भामाशाह के समर्पण और वीर पन्ना ढाई के त्याग की गाथाएं इस मिट्टी के कण कण में रची और बसी हुई हैं। अपनी विरासत के इस पूंजी को हमें अधिक से अधिक देश दुनिया तक ले जाना आवश्यक है। इसलिए आज भारत सरकार अपनी धरोहरों के लिए विकास के लिए अलग अलग सर्किट पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय कुशल कामगारों को इजरायल में अस्थायी तौर पर नौकरी मिलने की राह खुल गई है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जिससे शुरुआत में ही 42,000 भारतीय कामगार इजरायल में निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि भारत से कामगारों को जोड़ने से इजरायल में रहने की बढ़ती समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और नर्सिंग देखभाल के लिए इंतजार कर रहे हजारों परिवारों को मदद मिलेगी। इजरायल की तरफ से बताया गया है कि 34,000 श्रमिकों को निर्माण क्षेत्र में और अन्य 8,000 को नर्सिंग जरूरतों के लिए लगाया जाएगा। भारत के दौरे पर पहुंचे एली कोहेन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अलग अलग मुलाकात की है। भारतीय नेताओं के साथ उनकी वार्ता में दोनों देशों ने मौजूदा द्विपक्षीय रिश्तों की विस्तार से समीक्षा की है और राजनीतिक रिश्तों को ज्यादा प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर भी बात की है। इस क्रम में ही भारतीय मजदूरों को इजरायल में अस्थायी रोजगार देने से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है।
इसके आगे काफी विस्तार हो सका है। अपनी मुलाकात के दौरान इजराइल के विदेश मंत्री भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने को लेकर के काफी वकालत की है, जबकि रक्षा मंत्री ने कोहेन के माध्यम से इजराइल की रक्षा कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने व संयुक्त निर्माण शुरू करने की पेशकश की है। उनके एफटीए संबंधी प्रस्ताव को लेकर के भारत का रुख काफी सकारात्मक है। कोहेन के साथ बैठक के बारे में जयशंकर ने बताया है कि हमने I2U2 के प्रगति और बहुपक्षीय मंचों पर परस्पर सहयोग का उल्लेख किया है। हमारे पड़ोसी क्षेत्र यूक्रेन और इंडो पैसिफिक पर विचार का आदान प्रदान किया गया है। हमने मोबिलिटी के क्षेत्र में भी समझौते किए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री ने इंडिया इजराइल बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को पश्चिमी देशों के लिए पूर्व का रास्ता करारा दिया है और कहा है कि दोनों देशों में आपसी कारोबार को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। आज हमने जो फैसले किए हैं उससे मुक्त व्यापार समझौता की राह खुलेगी और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। अभी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार तकरीबन 9 अरब डॉलर का है, जो इजराइल के विदेश मंत्री के अनुसार बहुत ही जल्द 20 अरब डॉलर का हो जाएगा। लेकिन अपने देश की कुछ आपातकालीन गतिविधियों का हवाला देते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि अपने दौरे को संक्षिप्त करने का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कुछ लोग इतनी नकारात्मकता से भरे हैं कि वो कुछ भी अच्छा होता देख नहीं सकते, और जो लोग कदम से कदम हर चीज वोट के तराजू से तौलते हैं, वे कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास रखती है और पीएम राजसमंद के नाथ द्वार में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने किसी का नाम लिए बिना कहा, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इनकी नकारात्मकता से भरे हुए हैं कि देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। मोदी ने कहा, आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले या डाटा पहले, सड़क पहले या सैटेलाइट पहले, लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थूल विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थापनाओं के साथ ही आधुनिक अवसंरचना बनाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू में तौलते हैं, वे कभी देश के भविष्य को ध्यान में रख करके योजना नहीं बना पाते। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। उन्होंने राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा, भारत के विकास को उतनी ही गति मिलेगी। भारत सरकार आज गांवों तक सड़क पहुंचाने के साथ ही शहरों को भी आधुनिक राजमार्गों से जोड़ने में जुटी हुई है। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। द केरला स्टोरी पर विवाद आए दिन बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं दर्शकों से इस फिल्म को खूब प्यार मिल रहा है। हालांकि कई पॉलिटिकल पार्टियां इस फिल्म का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म को बैन कर दिया गया है, जहां फिल्म को लेकर के लगातार बवाल हो रहा है। ऐसे में अब जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप का भी रिएक्शन सामने आया है। अनुराग ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि आप फिल्म से सहमत हैं या नहीं, ये प्रोपोगेंडा हो, काउंटर प्रोपोगेंडा हो, आपत्तिजनक हो या नहीं, इस पर बैन लगाना गलत है। उन्होंने लिखा कि आप प्रोपोगेंडा से लड़ना चाहते हैं तो फिर बड़ी संख्या में जाकर वो फिल्म देखें।
जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ बात करती है और दिखाती है कि किस तरह निहित पूर्वा को नफरत और अशांति पैदा करने के लिए हथियार बनाया गया है। ये सिनेमा घरों में चल रही है और इसका नाम अफवाह है। जाओ अपनी आवाज स्ट्रांग बनाओ, जाओ एक मुद्दा बनाओ, लड़ने का यही सही तरीका है। अनुराग से पहले केंद्रीय मंत्री और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी भी फिल्म के सपोर्ट में उतरी थी। उन्होंने उन लोगों का निशाना साधा था जो इसका विरोध कर रहे हैं और स्मृति ईरानी ने कहा जो राजनीति दल इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। एक मां होने के नाते ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, ऐसे राजनीतिक दल जो अपने देश के नागरिकों से अत्याचार को भुला दे वो लोग ऐसी आतंकी साजिश के साथ खड़े हुए माने जा सकते हैं। आपको बता दें कि स्मृति ये फिल्म देखने चाणक्यपुरी के थिएटर पहुंची थी। फिल्म निर्माता और निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह को फिल्म को लेकर के लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसके चलते विपुल शाह की सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ गई है। इस बारे में विपुल ने कहा है, मैं धर्मांध लोगों से बिल्कुल भी डरा नहीं हूं। मुझे मेरे देश में विश्वास है, मेरे देश की जनता कुछ भी गलत नहीं करेगी। आजकल ये फैशन हो गया है कि बिना सोचे समझे आक्रामक होकर कुछ भी कह देना। कई कहानियां बतानी हैं, लेकिन आपको बता दें कि द केरला स्टोरी बीते शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने 5 दिनों में 56 करोड़ की कमाई की है। द केरला स्टोरी का बजट महज 15 करोड़ का रहा है। कहा जा रहा है कि फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर सकती है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद में नवीन पटनायक से मिलने ओडिशा पहुंचे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद में लगे हुए हैं। इधर बीजेपी नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कवायद पर तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी नेता और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार मेमोरी लॉस सीएम बन गए हैं और वह पटना में कहते हैं कि विपक्षी एकता के लिए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिलने जा रहे हैं और ओडिशा पहुंचने के बाद वो भूल जाते हैं कि वो वहां क्यों गए थे और फिर वो कहने लगते हैं कि मित्रता निभाने आए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता का दुल्हा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें कोई सहबाला भी नहीं बनाने को तैयार है। अब तो नीतीश कुमार को लोग बाराती के रूप में भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपना भरोसा खो दिया है, अब वो किसी के भरोसे के लायक नहीं है। कब किधर पाला बदल लेंगे ये कोई नहीं जानता है। वह मेमोरी लॉस वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं बीजेपी की वजह से बिहार में उद्योग नहीं लग रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार के उद्योग मंत्री समीर सेठ के इस आरोप पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि पहले नीतीश कुमार अपराधियों को जेल भेजने की बात किया करते थे, अब वह गुंडों को जेल से बाहर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी तब उद्योग मंत्री रहते हुए शहनवाज हुसैन ने बहुत शानदार काम किया था। तब यहाँ 35,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया था। अब जो है वो भी भाग रही हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में गुंडे जेल में रहते हैं या जमीन के नीचे। वहीं बीजेपी कभी अपराध से समझौता नहीं करती है और किसी राज्य में तभी विकास होगा जब वहां का कानून व्यवस्था सही होगी। नीतीश कुमार के शोषण में नीतीश कुमार के शासन में हर रोज 15 से ज्यादा लोगों की हत्या हो रही है। दिन दहाड़े बैंक डकैती हो रही है, सड़कों पर लूट हो रही है। ऐसी स्थिति में उद्योग के लिए निवेश कहां से आएगा? मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए तीसरे चीते की मौत पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रशासनिक हत्या करार दिया है। उन्होंने इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि राजनीतिक प्रदर्शन के लिए जो भाजपाई मजमा खड़ा किया था, इन चीतों को बीमारी और आपसी संघर्ष से
बचाने की जिम्मेदारी उनकी ही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने एक के बाद एक 3 चीतों की मौत के लिए पीएम को जिम्मेदार बताया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि ये स्पष्ट तौर पर जानवरों पर क्रूरता का मामला है। इस मामले में दोषी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और अखिलेश यादव ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है। इसमें अपनी राय रखते हुए बीजेपी और पीएम को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने चीतों की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि चीतों को लाते समय राजनीतिक क्रेज हासिल करने का प्रयास किया गया, खूब पब्लिसिटी हासिल की गई, लेकिन किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि इन चीतों को बीमारी से कैसे बचाया जाए या फिर इनके बीच संभावित आपसी संघर्ष को कैसे रोका जाए। इस लापरवाही का खामियाजा अब इन चीतों को जान देकर भुगतना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। यह उनके द्वारा जारी की गई डीएमके फाइल्स और इस संबंध में उनके द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में है। आपको बता दें कि बीते 14 अप्रैल को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कथित खुलासा करने का एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने दावा किया कि 12 डीएमके सदस्यों के पास कथित तौर पर 1.34 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें सीएम स्टालिन, उनके बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि, दामाद वी सबरीसन और बहन एम कनिमोझी शामिल हैं। इस पर डीएमके ने दावा किया है कि आरोप गलत, अपमानजनक और काल्पनिक है। साथ ही वीडियो को सार्वजनिक डोमेन से हटाने की भी मांग की है। ब्रिटिश सांसदों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा लागू की गई विकास गतिविधियों की सराहना की है। सांसदों ने लंदन में ब्रिटिश नागरिकों और एनआरआई प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के एक बैठक आयोजित की है। इस बैठक का आयोजन सीएम केसीआर का आभार व्यक्त करने को लेकर के किया गया। बैठक में केसीआर द्वारा लागू किए गए कार्यक्रमों के लिए उन्हें बधाई दी गई है। लंदन में केसीआर प्रशंसा बैठक अंबेडकर यूके संगठन और प्रवासी भारतीय संस्था के तत्वाधान में आयोजित की गई है। हाल ही में तेलंगाना में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर तेलंगाना सचिवालय का नामकरण किया गया। सचिवालय के पास में डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर को दिए गए सम्मान को लेकर के इस बैठक में मुख्यमंत्री केसीआर को बधाई दी गई और यूके पार्लियामेंट कमेटी हॉल में आयोजित केसीआर प्रशंसा सभा में यूके के सांसद वीरेंद्र शर्मा, नवेदु मिश्र, बैरन कुलदीप सिंह सहोता और कई अन्य स्थानीय पार्षद शामिल हुए हैं। ब्रिटेन में रहने वाले कई प्रमुख एनआरआई लोगों के साथ साथ स्थानीय प्रवासी संघों के नेताओं, तेलंगाना एफडीसी के अध्यक्ष अनिल कुरमाचलम और अन्य लोगों ने इस धन्यवाद सभा में भाग लिया और सीएम केसीआर को बधाई दी है। ब्रिटिश सांसद के कमेटी हॉल में समन्वयक सिक्का चंद्रशेखर की अध्यक्षता में केसीआर कृतज्ञता सभा का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिन्होंने सबसे पहले अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। उपस्थित अतिथियों को अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण, सचिवालय का उद्घाटन समारोह और दलित बंधु योजना के क्रियान्वयन और दलित बंधु की सफलता से संबंधित वीडियो दिखाए गए। ब्रिटिश सांसदों ने इस अवसर पर कहा कि अंबेडकर एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया है। दलितों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए अंबेडकर का संघर्ष अविस्मरणीय है। आज मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार ने न केवल अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की, बल्कि दलितों की आकांक्षाओं के अनुरूप उनके सशक्तिकरण के लिए दलित बंधु योजनाओं को भी लागू किया है, जिसे ब्रिटिश सांसदों ने बेहद
प्रेरक कार्यक्रम बताया। ब्रिटिश सांसदों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से दलित न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि समाज में उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। सामाजिक भेदभाव और असमानताएं खत्म होंगी और उन्होंने इतनी बड़ी गतिविधि को लागू करने के लिए तेलंगाना सरकार और मुख्यमंत्री केसीआर को बधाई दी है। ब्रिटेन के जनप्रतिनिधियों ने इस बात की प्रशंसा की और सामाजिक आर्थिक भेदभाव मिटाने की दिशा में इस तरह के क्रांतिकारी कार्यक्रम चला करके सीएम केसीआर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में मिसाल के तौर पर खड़े हुए हैं। दुनिया में पहली बार मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार ने न केवल अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की बल्कि तेलंगाना के नए सचिवालय का नाम भी अंबेडकर के नाम पर रखा है। उन्होंने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए दलित बंधु योजना से न केवल कई लोगों के जीवन में उजाला आएगा बल्कि उन्होंने खुद का व्यवसाय भी शुरू किया है। उन्होंने दलित लोगों के उत्थान के लिए दलित पक्षधर के रूप में काम करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को बधाई दी और तेलंगाना एफडीसी के अध्यक्ष अनिल कुरमाचलम ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर का निर्णय ऐतिहासिक है। रायथू बंधु योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। देश के नामी पहलवान पिछले 16 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। वह कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। उनके खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में धरने पर बैठे पहलवान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं हरियाणा के किसान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए 21 मई तक के कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। इस सिलसिले में जिंद में किसानों की अहम बैठक हुई थी जिसमें एक्शन प्लान तैयार किया गया और जानकारी के मुताबिक किसानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ये जो प्रदर्शन है वो 10 मई को होगा और इसके तहत किसान हरियाणा के अलग अलग जिलों से जिंद में इकट्ठा होंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग संगठन जिंद में प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन रानी तालाब से शुरू होकर के डीसी ऑफिस तक जाएगा और इसके बाद 18 मई तक सिलसिलेवार अन्य जिलों में प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 21 मई को हरियाणा की सभी खापों की महापंचायत रोहतक के महम में होगी। किसानों ने सरकार पर निशाना साधते हुए भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एमपी एमएलए के लिए अलग कानून होता है जबकि गरीबों के लिए अलग कानून नहीं होता। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बेटियों को न्याय दिलाने के लिए देश के लोग एकजुट हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी, राजस्थान और हरियाणा के खाप पंचायत के नेताओं ने पहलवानों का समर्थन करते हुए सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पहलवानों का प्रदर्शन भी जारी रहेगा। बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी जहां बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन के विरोध में बयानबाजी कर रही है, वहीं बीजेपी बाबा के समर्थन में है। इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बाबा बागेश्वर पर पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दिया है। आरके सिंह ने कहा है कि वह किसी बागेश्वर बाबा को नहीं जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बाबा बागेश्वर कौन है। दरअसल आरा के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जब धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन और उनके आने से पहले हो रहे विरोध पर सवाल किया गया तो आरके सिंह ने कहा कि वह किसी बागेश्वर बाबा को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। एक तरफ आरके सिंह बाबा बागेश्वर को नहीं पहचानने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी बीजेपी बाबा बागेश्वर के समर्थन में मैदान में है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों के 32 दांत
टूट जाने वाली बात कही है। अश्विनी चौबे बाबा को चमत्कारी बाबा बताते हुए कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के संरक्षक हैं। उन्हें बचपन में ही हनुमान जी से शक्ति मिल गई थी। ऐसे महान संत को जो रोकने की कोशिश करेगा उसके 32 दांत छड़ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और देखते हैं कौन उनका विरोध करता है। बीजेपी नेता जिनके समर्थन में 32 दांत टूटने की बात कह रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने मंगलवार को कहा है कि वह किसी बागेश्वर धाम वाले बाबा को नहीं जानते। अश्विनी चौबे ही नहीं बल्कि बिहार के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बाबा बागेश्वर का समर्थन किया है और गिरिराज सिंह ने बाबा के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो बाबा को गिरफ्तार करके दिखाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कुछ हुआ तो सनातनी चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान की रिहाई को लेकर के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। पूरे देश में हिंसा की घटनाएं भड़क रही हैं। सेना के कोर कमांडर के घर में तोड़फोड़ कर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। वहीं बुधवार को इमरान खान इस्लामाबाद में सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर से गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को इमरान खान तोशखाना केस में दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि तोशखाना विवाद तब सामने आया जब अगस्त 2022 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने इमरान के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने तोशखाना को दिए गए उपहारों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया और कुछ उपहारों की अवैध बिक्री से उन्होंने आय की। पुलिस ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के प्रदर्शनकारियों ने बात से देश में उथल-पुथल मचा हुआ है और पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत पंजाब में करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया को दिए गए बयानों में पुलिस ने बताया है कि मंगलवार को खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा में 130 अधिकारी घायल हो गए हैं और लाहौर पुलिस का कहना है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक बेकाबू हो गई है। उन्होंने शहर में शदमान पुलिस स्टेशन पर हमला किया है और इस हमले में पुलिस स्टेशन के मुख्य गेट को नुकसान पहुंचा है। बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर, जहां पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कराची, इस्लामाबाद समेत हर बड़े शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरे देश में धारा 144 लागू कर दी गई है। पड़ोसी मुल्क में बिगड़ते हालात पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान में अस्थिरता हमारे लिए खतरनाक है। उपमहाद्वीप में शांति के लिए हमें एक स्थिर पाकिस्तान का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के हालात अच्छे होने की दुआ करते हैं। उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा और लोगों को शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा। वहीं पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र तार-तार हो गया है। अब एकमात्र उम्मीद की किरण स्वतंत्रता न्यायपालिका से बची हुई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधियों को तुच्छ आधारों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ महबूबा ने इशारों में भारत की मीडिया और न्यायपालिका पर भी निशाना साधा है। गौरतलब है कि अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने पूर्व पीएम को उस समय गिरफ्तार किया जब वो हाई कोर्ट में पेश होने के बाद बाहर निकल रहे थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। कराची और इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थकों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है और सेना के कोर कमांडर के बंगले में तोड़फोड़ कर लूट लिया है। इमरान को इस्लामाबाद में ही रखा गया है, जहां से आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा।
एक बार फिर बांदा जिले की बेटी नेहा कश्यप ने जीत हासिल की और बांदा का नाम रोशन किया। नेहा कश्यप श्रृंगार सीजन 2 के शो की विनर बनी हैं। जूरी मेंबर और मनीष राज निगम ने अवार्ड देकर नेहा कश्यप और उनके मेकअप आर्टिस्ट को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि नेहा कश्यप एक के बाद एक खिताब हासिल कर रही हैं। कानपुर में स्थित द लीजेंड क्लब होटल में प्रोग्राम 7 तारीख को लीजेंड क्लब मनीष राज निगम के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें नेहा कश्यप को विनर का हकदार बनाया गया है। नेहा कश्यप सेंट मैरी ज्योति नगर की रहने वाली हैं। इस शो में बहुत से सेलिब्रिटी गेस्ट उपस्थित रहे, लेकिन नेहा कश्यप का नाम हर जगह जाना जाता है। अभी हाल ही में इनका एक एल्बम सॉन्ग मोड़ी बवाल रिलीज हुआ है। ये खुद एक सेलिब्रिटी है जिन्हें बहुत सी जगह से इनविटेशन आते रहते हैं। नेहा कश्यप बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी हैं और बहुत जल्द इनका एक नया एल्बम सॉन्ग भी आने वाला है। नेहा कश्यप बांदा का नाम देश विदेश और हर जगह रोशन करेंगी। नेहा को उन्नाव के प्रोफेशनल प्रिंस मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा डिजाइनर लहंगा पहनकर बेहतरीन मेकअप के साथ स्टेज पर वॉक करके जलवे बिखेरने दिया गया है और प्रिंस मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप ड्रेस की बहुत सराहना भी की गई है। इन्होंने ड्रेस दिल्ली से डिजाइन कराई थी, जिसमें इन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो वहीं आपको बता दें कि नेहा कश्यप जब मंच पर आई तो पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। मंच पर बहुत सराहना की गई और उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी गई। नेहा जानी मानी कलाकार और एक बेहतरीन मॉडल हैं। मिस बुंदेलखंड नेहा कश्यप ऐसे कई शोज जीतकर अपना नाम रोशन कर चुकी हैं और इन्होंने कई मूवी और वेब सीरीज में भी काम किया है। नेहा बताती हैं कि वो फैमिली और अपने बांदा का नाम हर जगह रोशन करना चाहती हैं, जिससे बांदा का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो और बांदा को सब लोग जाने। हम सभी नेहा कश्यप के उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉच के साथ। नमस्कार।